ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अनदर सेशन में। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं आपसे किसके बारे में? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मनी मार्केट और मनी मार्केट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल मार्केट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस सेशंस में। आज हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट को एंड कर देंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है आपका। उम्मीद करता हूँ आवाज़ सब कुछ ओके परफेक्टली आ रहा होगा। ठीक है, ओके। सो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में हमने क्या सीखा था? कैपिटल मार्केट में हमने ये सीखा था कि कोई भी ऐसा पैसा जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज से आपके द्वारा यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, लिया जाता है, आपके द्वारा अवेल किया जाता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी। ठीक है, और उस पैसे को आप अपनी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की काम के लिए लगा देते हो। अब मनी मार्केट क्या अवेलेबल कराता है? मनी मार्केट आपको अवेलेबल कराता है शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट में भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जा सकता है, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है, जो पर्पस है, जो बेस होता है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो उसका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड किया गया। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? शॉर्ट टर्म को यहां पर आप डिफाइन करोगे कि ऐसी कोई चीज जो कि 1 साल के लिए यहां पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का मतलब हमारे मार्केट्स में 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 साल तक उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उनका जो मैक्सिमम पीरियड जो है, जिनका मैच्योरिटी जो कह सकते हैं, वो 1 साल ही है, तो वो यहां पर आपका मनी मार्केट के अंदर ही आएगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके यहाँ पर जो मनी मार्केट के तहत आप परचेज कर सकते हो, उनको ट्रेड कर सकते हो, उनको खरीद सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। यानी कि उनकी मैच्योरिटी, जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनकी मैच्योरिटी 1 साल के लिए होगी। यानी कि आपको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए, तो आप इनके थ्रू यहाँ पर उन पैसे को, फंड्स को अरेंज कर सकते हो। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक और जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपका जो जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को यहां पर आरबीआई भी बड़ा ही गौर से देखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, खैर अभी करवाई नहीं है, लेकिन वो मैं हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं तब करवाता हूं आरबीआई की, जब आपका ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के जो टॉपिक्स हैं, वो जब कुछ और टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता हूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर जो होती है, वो यहां पर फोकस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस क्या होता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और है भी वही। मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस इन्फ्लेशन को टारगेट है कि जो हम देखते हैं 2 से 6% का बैंड है, उसके बीच में आपकी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके ऊपर या नीचे जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश करता है। जो पॉलिसी रेट्स है उनमें बदलाव करता है उसके अनुसार। लेकिन पॉलिसी रेट्स में बदलाव के अलावा जो आरबीआई है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी एक और चीज पे डिपेंड करती है, और वो डिपेंड रहती है आपकी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए मैं यहां पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, मुझे पैसा चाहिए। मैं ए के पास जाऊंगा, एक किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे पैसा दे दो, वो कहता है 10% ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा। मैं दूसरे पर्सन के पास जाऊंगा, वो कहेगा कि आपको मैं 10.5% पे ब्याज पे दूंगा पैसा, 11% पे दूंगा। तो आप ऑब्वियस है किसके पास जाओगे? कहां से आप पैसा उठाना पसंद करोगे? कहां से उठाओगे? ऑब्वियस है जहां से आपको सस्ता ब्याज मिल रहा है वहीं से उठाओगे। 10% वाले के पास जाओगे, 10.5, 11 वाले के पास तो नहीं जाओगे, जब तक कोई आपको और बहुत बढ़िया सुविधा नहीं देता तो। राइट, नॉर्मल सा लॉजिक है, इसमें कुछ और सोचने वाली बात है ही नहीं। सेम उसी तरह से आपने अगर मॉनेटरी पॉलिसी, खैर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने हल्का फुल्का जरूर सुना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में एक रेपो रेट होता है। उस रेपो रेट के तहत क्या होता है? रेपो रेट में यहां पर आपका बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठाते हैं। यही आपने बेसिक सुना होगा। वैसे ये डेफिनेशन भी अधूरी है, इस डेफिनेशन को भी बहुत डिटेल में क्रैक करूंगा। अब आज भी कुछ रेपो से रिलेटेड आएगा, वो भी समझाऊंगा तब मैं। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या अधूरी है, तो लेकिन आप सिंपल भाषा में यही जानते हैं, स्कूल से कॉलेज में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि रेपो का मतलब होगा कि आरबीआई से यहां पर पैसा बैंक उठा रहा है। अब आरबीआई से जो बैंक पैसा उठा रहा है, वो जिस इंटरेस्ट पे उठा रहा है वो रेपो रेट है। अब मैं, मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है बैंक को, और वो मैं आरबीआई से उठा रहा हूं, लेकिन मुझे आरबीआई से पैसा उठाकर महंगा पड़ रहा है। मुझे किससे महंगा पड़ रहा है? मैं मनी मार्केट में आता हूँ एज अ बैंक, और मुझे वहां पर पैसा जो मिल रहा है, वहां से पैसा उठा रहा हूँ, वहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, उससे मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ रहा है। तो मैं आरबीआई से क्यों लूंगा वो पैसा? नहीं लूंगा ना।
ऑब्वियस है कि आरबीआई का रेपो जो है वो भी 1 साल से कम की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है, और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो भी 1 साल से कम एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन। दोनों में मैच्योरिटी के पीरियड में कोई फर्क नहीं है। अगर मुझे मनी मार्केट में सस्ता मिलेगा तो मैं मनी मार्केट में सस्ता लूंगा ना। मैं क्यों जाऊंगा यहाँ पर आपका यहाँ पर आरबीआई के रेपो के पास नहीं जाऊंगा। सही बात की नहीं, सही बात। इसलिए आरबीआई को ये भी देखना होता है कि हम अपने पॉलिसी रेट्स में इस तरह से बदलाव ना कर दे कि हमारे से कोई पैसा लेने आए ना, हमारा तो सरप्लस पड़ा, हम तो देने के लिए रेडी है ना। तो इसलिए आरबीआई को ये भी देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, खैर जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक लाइन यहाँ पर नीचे भी लिखे हो, द ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय द सेंट्रल बैंक इज टू अलाइन मनी मार्केट रेट्स विद द की पॉलिसी रेट्स। ये लाइन का मतलब यही है, ठीक है। तो मनी मार्केट इस तरह से भी काम करता है कि पॉलिसी रेट्स जो है उनमें भी यहाँ पर जो बदलाव किया जाता है मनी मार्केट के इंटरेस्ट के हिसाब से ही बदलाव किया जाता है। आई होप सो कि बेसिक जो मनी मार्केट का है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहां पर? मनी मार्केट में। सबसे पहले हमने सुनते हैं हम वर्ड कॉल मनी, नोटिस मनी एंड द टर्म मनी। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहां पर आपका मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के। कॉल, नोटिस, टर्म मनी जो है वो एक मार्केट है फॉर ट्रेडिंग वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म मतलब क्विकली, शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म? इवन एक दिन के लिए, एक रात के लिए यहां पर पैसा जो है वो यहां पर आपका लिया जा सकता है कॉल मनी के थ्रू। यहां पर अगर आप एक दिन के लिए पैसा उठाते हो, केवल एक दिन के लिए, तो उसको हम कॉल मनी कहते हैं। 2 से 14 दिन के लिए आप पीरियड के बीच में पैसा उठाते हो तो उसको हम नोटिस मनी कहते हैं। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, तो ये हो गया एक दिन, 2 दिन से 14 दिन। और अगर आप पैसा 14 दिन से 1 साल के बीच में उठाते हो तो उसको हम टर्म मनी कहते हैं, टर्म मनी, ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिसाइड बार बार वेरी करता है, बार बार इसका डिसीजन लिया जाता है, बदलाव होते हैं, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कितनी डिमांड है। किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, कम हो जाती है तो इसके जो रेट्स है ना, जो इंटरेस्ट के, अब आप सोचो एक दिन के लिए मुझे पैसा चाहिए, एक दिन के लिए जो पैसा चाहिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बार बदलता होगा, वोलेटाइल कितना होगा, आज इतने में मिल रहा है, कल इतने में मिल रहा है, 15 सेकंड बाद इतने में मिल रहा है, एक सेकंड के बाद या फिर 15 मिनट के बाद इतने में मिल रहा है। तो इतना वोलेटिलिटी होती है इनकी रेट्स में कि जैसे हमने शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं वैसे ही इनके प्राइस, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे होते हैं। तो ये चीज याद रख लेना, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी का टेन्योर कितना कितना है, ये तीनों का टेन्योर है आपका मिल सकता है। और ये यहां पर पूरी की मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सुपरवाइज की जाती है। इसको सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बैंक्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज, जिसमें बैंक्स और पीडीज जो है वो एज अ बोरोवर और लेंडर दोनों की तरह काम करते हैं। यानी कि वो बोरो भी कर सकते हैं इसके थ्रू और वो पैसा दे भी सकते हैं, बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स दोनों के दोनों। नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन गिवन स्पेसिफिक परमिशन टू ऑपरेट इन कॉल, नोटिस मनी मार्केट कैन हाउएवर ऑपरेटर एज लेंडर्स ओनली। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, एनबीएफसी टाइप जो है या अदर इंस्टीट्यूशन अदर देन द बैंक्स जितने भी हैं, वो एज अ लेंडर ही काम कर सकते हैं। वो बोरोवर और लेंडर की तरह, दोनों की तरह काम नहीं कर सकते। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो मनी मार्केट का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा याद करने के पॉइंट से थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला क्यों है? क्योंकि इसमें आपको याद क्या करना है मैं आपको बता दूं, एग्जाम रेलेवेंट क्या चीज है। इसमें एग्जाम रेलेवेंट जो चीज है वो है आपका पहला तो टेन्योर, कितने समय से मिनिमम मैक्सिमम समय क्या क्या है इनका। दूसरा, इसमें लेंडर कौन है, इसमें बोरोवर कौन है। लेंडर और बोरोवर सेम भी होंगे, और इवन आप जब आगे और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा उसमें भी लेंडर बोरोवर में आप बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, तसल्ली से आपको याद करने वाला है। समझा मैं दूंगा एक एक टर्म, जैसे मैंने आपको समझा दिया मनी मार्केट, एक बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, कॉल मनी और नोटिस मनी समझा दी, इस तरह से मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको समझाऊंगा। लेकिन इसमें याद करने वाले लैंडिंग, बोरोइंग वगैरह, लैंडिंग, लेंडर, लेंडर कौन है, बोरोवर कौन है, टाइम पीरियड क्या है, इन पे थोड़ा फोकस करना, कौन सुपरवाइज करता है इनको, है ना। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट कर सकता है, ठीक है। चलो,
और इनका जो ट्रेडिंग होती है मतलब कहां पर अवेलेबल रहते हैं, ये अवेलेबल रहते हैं एनडीएस कॉल सिस्टम करके, आरबीआई का ही एक सिस्टम है, आरबीआई ही इसको बनाता है, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इसको कहते हैं एनडीएस, नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम एक है ऐसा सिस्टम जो कि एक पोर्टल है जहां पर आप जाकर अपने ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो। अगर आपको कॉल मनी के थ्रू पैसा चाहिए, लेंडर हो, बोरोवर हो, जो भी हो आप, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एनडीएस में अप्लाई कर सकते हो, वहां पर जा सकते हो। एक यहां पर लिमिट दे रखी है कि ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से कितना भी पैसा उठा सकते हैं, कितना पैसा लैंड कर सकती है, कुछ लिमिट है उसके अंदर। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है, इसमें कॉल एंड नोटिस मनी का जो पीरियड है वो है 100% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। रिपोर्टिंग फोर्टनाइट मतलब कि आपको मान लीजिए 14 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको रिपोर्ट करना है आपका आरबीआई को, एक अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, कि आपने कितना पैसा कॉल नोटिस मनी से उठाया था। तो उतने पीरियड के दौरान, मान लीजिए 15 दिन के पीरियड के दौरान, यहां पर आपका ये जो डेली एवरेज है वो आपकी कैपिटल फंड, जितनी भी बैंक की कैपिटल है, जो पूंजी है बैंक की, उसके 100% से ज्यादा किसी भी टाइम पे एवरेज बेसिस पर नहीं होना चाहिए पैसा, कि एवरेज बेसिस जो निकालेंगे डेली बेसिस पर, वो एवरेज 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी एक दिन 125% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए, ये लिमिट है। इंटरनल बोर्ड अप्रूव लिमिट विद इन द प्रूडेंशियल लिमिट फॉर इंटरबैंक लायबिलिटीज, ये टर्म मनी जो है वो बैंक खुद डिसाइड कर सकता है। ये यहां पर आरबीआई ने इनको लिमिट लगाई है, बोरोइंग लिमिट है, कि बोरो कितना मैं कर सकता हूं, पैसा उठा कितना सकता हूं। पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, इनके लिए क्या है, 100% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला 125% भी दोनों के केस में सेम है। लेकिन ये टर्म मनी इसमें अप्रूव करेगा बोर्ड, जो भी मानेगा वो कितने परसेंट हो सकते हैं वो उनकी एग्री करेगा, लेकिन इसमें यही मैक्सिमम अमाउंट है, इसमें बोर्ड का कोई भी लेना देना नहीं है, टॉप मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक यहां पर 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जितना भी डिपॉजिट है उसका केवल 2% तक ही आप पैसा उठा सकते हैं, अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो तो। अगर आप प्राइमरी डीलर हो तो उसके अंदर 225% नेट ओन्ड फंड का एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डेली एवरेज जो होगा आपका, वो 225% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्म मनी में ये चीज 225% आपकी एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसमें एवरेज ले रखा है, जैसे यहां पर एवरेज था फिर एनी गिवन डे था, वैसे इसमें भी एवरेज, और इसमें 225 ही है, समझ लो यार, एवरेज और डेली बेसिस पे एक ही बात पड़ जाएगी, 225 एवरेज लगा लो चाहे 225 डेली का लगा लो। अब इसमें नेट ओन फंड है, नेट ओन फंड में यहाँ पर आपका कैपिटल के अलावा और बहुत सारी चीजें आती है, रिजर्व, सरप्लस वगैरह, वो भी ऐड हो जाते हैं, तो सब मिलाकर यहाँ पर आपका 225% यहाँ पर आपका मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट इनके द्वारा हो सकते हैं, मतलब इतना इतना पैसा ये बोरो कर सकते हैं, कॉल नोटिस मनी के तहत मैक्सिमम पैसा इतना बोरो किया जा सकता है। ये एक लिमिट है आपकी कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट की इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। आई होप सो कि समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेजरी बिल्स। अगला इंस्ट्रूमेंट है टी बिल्स का, ट्रेजरी बिल्स का। ट्रेजरी बिल्स क्या है, ट्रेजरी बिल्स भी वन ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी यहां पर इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म पर्पस से, वही 1 ईयर के लिए। लेकिन ये ट्रेजरी बिल्स जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, इनको जारी करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है। ये कोई भी बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा हमने पिछले टर्म मनी में पढ़ा था, कॉल मनी में, वैसा कुछ नहीं है, ये केवल आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ही जारी किए जाते हैं। ये ट्रेजरी बिल्स जो है वो 3 तरह से आते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ठीक है, जस्ट डबल हो रहा है, देखो 91 का डबल 182 का डबल 364 डेज, तो एक साल से कम कम के पीरियड के 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये यहाँ पर आपका अवेलेबल रहते हैं परचेज के लिए, लेकिन ये अवेलेबल रहते हैं आपके डिस्काउंटेड प्राइस पर। डिस्काउंटेड प्राइस से मेरा मतलब क्या है कि एक टी बिल की जो कीमत है, मान लीजिए फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए है, तो आपको वो टी बिल 100 रुपए में नहीं मिलता, ठीक है, टी बिल जो मिलता है वो आपको कम प्राइस मिलता है। जैसे हमने कॉल मनी, नोटिस मनी देखा था, इसमें आपको प्राइस, जो भी प्राइस, मान लीजिए मुझे पैसा उठाना है, मैंने 1 करोड़ उठा लिया, ठीक है, उसमें आपको जो भी ब्याज है, 1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, 1 साल का, वो देना पड़ेगा, जो भी ब्याज डिसाइड किया जाएगा, वेरी करता है ना, वो फ्लक्चुएट होता है प्राइस। लेकिन इसमें जो है आपको अलग से इंटरेस्ट नहीं देना होता, ट्रेजरी बिल्स में आपको जो इसमें पैसा देना होता है वो आपको यहाँ पर जो आप पैसा उठाते हो वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, और जो आपको पैसा मिलता है तो पूरे में मिल जाता है। कैसे, मान लीजिए आपने 91 डेज का कोई ट्रेजरी बिल उठाया है, ठीक है, आपने यहां पर उठाया है 91 डेज का, तो आपको जो पेमेंट देनी है गवर्नमेंट को, आपको जो आरबीआई को पेमेंट करनी है, आप एज ए लेंडर हो,
आप सामने वाला बोरोवर है, आरबीआई बोरोवर है, आरबीआई बोरो कर रहा है आपसे पैसा, आप लेंड कर रहे हो, तो आपको जो पेमेंट करनी है, आरबीआई कहता है कि हमारा जो 91 का ट्रेजरी बिल है वो 100 रुपीज फेस वैल्यू का है, तो आपको यहां पर 100 रुपीज नहीं देने हैं पहले दिन, आपको यहां पर हो सकता है देने हो 98, हो सकता है 98.25, हो सकता है 97.60, हो सकता है 96.36, कुछ भी प्राइस इसमें यहां पर डिसाइड किया जाता है आपका आपस में। और ये डिसाइड कैसे किया जाता है, एक बिडिंग होती है, बिड लगती है, कंपेटिटिव बिडिंग उसको बोलते हैं, कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं और वो कहती है कि मैं आरबीआई को इतने रुपए में पैसा देने की इच्छा रखता हूं, है ना। अब बिडिंग होगी तो बिडिंग में जिसका भाव सबसे ज्यादा होगा वही आरबीआई एक्सेप्ट करेगा। मतलब मान लीजिए किसी की बिड की, किसी ने बोली लगाई कि मैं 98.25 रुपीज में देता हूं, तो आरबीआई से 98.25 रुपीज के हिसाब से पेमेंट रख लेगा, और उसको वापस कितना करना है, आरबीआई को 100 रुपए वापस करना है। फेस वैल्यू 100 रुपए थी, जब वापस किया जाएगा 100 रुपए दिया जाएगा, लिया जाएगा 98.25। अब अगर वो आरबीआई जो 96.36 पे ले ले और 100 रुपीज वापस दे, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, लौटाना पड़ेगा, डिफरेंस ज्यादा है। तो इसलिए आरबीआई ये कहता है कि जितनी हाईएस्ट बिड होता है उसी हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट करके उसी से पैसा लिया जाता है, तो हाईएस्ट बिड वाले को यहां पर आपका ट्रेजेबल दे दिया जाता है। तो एक कंपिटिटिव बिडिंग उसको बोलते हैं। एक नॉन कंपिटिटिव बिडिंग भी होती है, तो दोनों तरीके से होता है। नॉन कंपिटिटिव में आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, उसमें आपका एक प्राइस डिसाइड कर दिया गया, आरबीआई ने कहा ये प्राइस है और इसी पे आपको परचेज कर लीजिए, हम आपको दे देते हैं, आप हमें पैसा दे दें, हम आपको 100 रुपए वापस दे देंगे फेस वैल्यू, जब भी इसका टेन्योर एंड होगा, 91 डेज बाद, 182 डेज बाद, या 364 डेज के बाद। ठीक है, जिस भी तरह से आपका टेन्योर एंड होगा, हम आपको यहां पर पैसा लौटा देंगे। और अभी हम फिलहाल जो भी कंपिटिटिव बिडिंग है, बिडिंग के अनुसार आप करना है तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो, नॉन कंपिटिटिव हमने फिक्स कर रखा है, इसके अनुसार करना है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, किस तरह से ट्रेजरी बिल यहां पर आपका पैसा उठाया जाता है और किस तरह से वापस पैसा लौटाया जाता है। इसमें अलग से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये ट्रेजरी बिल्स जो है डिस्काउंटेड प्राइस, इसलिए इनको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल एट द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ट्रेजरी बिल्स आपके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एक और चीज इसमें हाल ही में की गई है, जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराए गए। आप जैसे मेरे जैसे लोग भी ट्रेजरी बिल्स को परचेज कर सकते हो। आरबीआई की वेबसाइट है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई थी 2021 में आरबीआई की, जिसके तहत आरबीआई यहां पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी यहां पर कहता है कि आप भी परचेज कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स उनकी इस पोर्टल के थ्रू। आप वहां पर अपना रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवाइए और वहां पर आप ट्रेजरी बिल्स के लिए बिडिंग कर सकते हो। नॉन बिडिंग में भी और बिडिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ट्रेजरी बिल्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज आपको चाहिए होती है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स यहां पर हो गया, और नेपाल राष्ट्र बैंक, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, वेनेक्सकोनॉम बैंक जो कि 91 डेज कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट फर्म, कंपनीज, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन, ये सारे एलिजिबल है यहाँ पर आपका इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और इंडिविजुअल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल को जो मिलेगा वो केवल 5% ही मिलता है। मतलब मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ के ट्रेजरी बिल्स निकाले तो उसका 5% ही, यानी कि 5 लाख तक ही उनको एलिजिबल है। मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हो 5 लाख तक ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका एक मैक्सिमम उन्होंने कैप लगा रखी है। ठीक है, और ये बिड्स जो है वो ई कुबेर सिस्टम के थ्रू आपकी होती है, और अगर बिड सिस्टम फेल हो जाता है तो फिजिकल बिड्स यानी कि मैनुअली भी आपको बिड्स वहां पर लगाई जा सकती हैं, जो कि एक्सेप्ट की जाती है पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ द आरबीआई के पास। ठीक है, और सेटलमेंट जो है T+1 बेसिस पर होगा। T+1 हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, T+1 क्या होता है ना, मैंने बताया था, ट्रेडिंग प्लस एक दिन बाद का आपका एक दूसरे का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। 10,000 रुपीज मिनिमम होता है, मल्टीपल 10,000 रुपीज के बेस पर होता है। यहाँ पर आपका 10,000 रुपए मिनिमम और डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होता है एट पार वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। इट इज कोटेड इन सेकेंडरी मार्केट ऑन यील्ड बेसिस, द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीम्ड एट पार। मतलब कि जो इश्यू प्राइस है और जो 100 रुपए है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो ये आपकी अर्निंग हो जाती है। आई होप सो कि ट्रेजरी बिल्स कंसेप्ट क्लियर होगा एक एक चीज यहाँ पर। तो अभी तक हमने 2 मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कर लिए हैं और बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आई होप सो कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा आपको इन दोनों में। ठीक है, ओके, चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले इंस्ट्रूमेंट में बढ़ते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अनदर इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वो मिनिमम 7 दिन के लिए अवेलेबल रहता है और 1 साल तक के लिए। तो यहां पर
टेन्योर हो गया, हर एक चीज में टेन्योर, लेंडर बोरोवर देखते जाना। पहले में देखा टी बिल्स में आपको टेन्योर देख लिया था और लेंडर बोरोवर देख लिया था, उसमें केवल बोरोवर एक ही था आरबीआई, लेंडर बहुत सारे थे, उसमें पैसा बहुत सारे लोग दे सकते हैं, इवन इंडिविजुअल आप जैसे मेरे जैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे मेरे जैसे कॉल नोटिस मनी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति टी बिल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? तो टेन्योर, इसमें भी टेन्योर कितना है, 7 दिन का, 1 साल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। इंडिविजुअल्स के द्वारा इश्यू किए जा सकते हैं अदर देन माइनर्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड, एसोसिएशन, एनआरआई, ये भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सीडी में। हाउएवर दे आर मेनली सब्सक्राइब्ड बाय द बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स। द मिनिमम अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए होगी इसकी, और हर एक सब्सक्राइबर जो है मल्टीपल ऑफ 5 लाख में ही इसको यहां पर परचेज कर सकता है। मल्टीपल 5 लाख का और 5 लाख मिनिमम अमाउंट इसमें होगी। इनके अगेंस्ट मैंने सर्टिफिकेट डिपॉजिट ले रखा है तो उसके अगेंस्ट मैं लोन नहीं ले सकता, जैसे हम करते हैं ना फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट हम लोन ले लेते हैं बैंक में जाके, लेकिन सर्टिफिकेट डिपॉजिट के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हैं अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये यहां पर आपका बायबैक ऑफ सीडीज आर एट प्रिवेलिंग रेट प्राइस कैन बी मेड ओनली 7 days आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू। मान लीजिए सीडी आपने इश्यू कर दिया और आपको कंपनी को लगता है कि यार मुझे वापस चाहिए, मुझे नहीं, चलो आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको वापस खरीद सकते हो सीडी को जो आपने इश्यू किया। ये भी एक प्रोविजन दे रखा है कि आप खरीदने को वापस खरीद सकते हो, कि आप 7 दिन में अंदर अंदर वापस पैसा दे दीजिए और वापस मैं पैसा आपको वापस लौटाता हूं, आप सीडी वापस दे दीजिए, ये भी प्रोविजन है। तो दिस इज सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सिंपल सा है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेन्योर आपको बता दिया, अमाउंट आपको बता दी, और लेंडर और बोरोवर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में यहां पर आपका सिमिलर वैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, इसमें वही टेन्योर आपका 7 से 1 दिन का, 7 से 1 साल का ही है, लिखा होगा, अगले पेज पर होगा नहीं तो, है ना, देखेंगे। इसमें वही टेन्योर है, इसमें थोड़ी सी बस चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कमर्शियल पेपर में। कमर्शियल पेपर में जो ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल पेपर जारी कर रही है उसको कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ता है, उसकी पहले कुछ कंडीशन पूरी करोगे तभी वो कमर्शियल पेपर आप जारी कर पाओगे। इसमें क्या है, इसमें यहां पर आपका 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका। और हाँ, अगर कोई भी जो कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी अगर जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहां पर इसको जारी कर रहा है, कौन, अगर उसने किसी भी तरह की फंड बेस्ड फैसिलिटी ले रखी है किसी भी बैंक से और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो स्टैंडर्ड असेट होनी चाहिए, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से उसकी जो फंड बेस्ड फैसिलिटी हम पढ़ चुके हैं शायद से, है ना, नहीं आप पढ़िए देख लेना, है ना। फंड बेस्ड फैसिलिटी बेसिकली लोन्स एडवांसेस, है ना, जो आपके कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट वगैरह है ना वो वाले होते हैं। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी यहां पर आपकी होती है, लोन आपने जो ले रखा है बैंक से वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि वो एनपीए नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। अदर एंटिटीज लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड एनी अदर कॉर्पोरेशन हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया विद द नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ और मोर। 100 करोड़ और से ज्यादा की नेटवर्थ इसमें होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा की इसमें नेटवर्थ होनी चाहिए, ये यहां पर आपका कहता है। ये एक बेसिक एक और कंडीशन है जो इसमें होनी चाहिए पूरी। एनी अदर एंटिटी, अगर कोई और एंटिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया उसको, तो अगर ये तीनों कंडीशंस में से जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो फुलफिल होती है तभी जाकर, अगर मान लीजिए फंड बेस्ड फैसिलिटी रह किया है और वो एनपीए है ना, या फिर फंड बेस्ड फैसिलिटी ले नहीं रखी है, तो आपको वो चीज लेनी पड़ेगी, आपको पहले एलिजिबल होने के लिए ये सब कंडीशन इन्वेस्ट जो भी एप्लीकेबल है वो पूरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जितने भी रेजिडेंट हैं, एनआरआई हैं, वो परमिट है, वो कर सकते हैं सीपी के अंदर, फीमा एक्ट के तहत यहां पर नो पर्सन कैन इन्वेस्ट इन सीपी इश्यूड बाय द रिलेटेड पार्टीज आइदर इन प्राइमरी और द सेकेंडरी मार्केट। ओके, इसके अलावा यहां पर नो पर्सन कैन इन्वेस्ट इन सीपी इश्यूड बाय द रिलेटेड पार्टीज इधर इन द प्राइमरी, कोई और अगर फेमा के तहत जो नहीं है रजिस्टर्ड या फेमा उसको अलाउ नहीं करता तो वो उसको अलाउ नहीं किया गया है आपका सीपी के तहत, सीपी को रजिस्टर करने के लिए। एलिजिबल पार्टिसिपेंट जो हैं, जो इश्यू कर रहे हैं सीपी, मतलब मुझे पैसा चाहिए, मैं एक इश्यूअर हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं बोरोवर हूं, है ना, मैं बोरोवर, लेंडर नहीं, बोरोवर हूं, तो मुझे अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं उनसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उनमें आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है A3 होनी चाहिए। आई होप सो कि याद होगा, मुझे दोबारा से याद कराने की जरूरत नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होता है, ऑलरेडी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में उसकी जो रेटिंग है वो A3 होनी चाहिए, मिनिमम A3 रेटिंग होनी चाहिए उसकी। ए कैटेगरी की रेटिंग होनी चाहिए, A B C D जैसे होता है उसमें A3 रेटिंग होनी चाहिए आपकी।
तब जाके आप एलिजिबल हो इसको जारी करने के लिए। एलिजिबल इश्यूअर्स हुज टोटल सीपी इश्यूड ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर इज ₹1000 करोड़ और मोर। अगर आप जो सीपी जारी कर रहे हो, टोटल सीपी 1000 करोड़ से ज्यादा के सीपी जारी कर रहे हो, तब आपको जो रेटिंग जो है वो एक से नहीं लेनी, आपको 2 रेटिंग्स लेनी पड़ेगी। 2 कंपनीज जो एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसीज हैं उनसे 2 रेटिंग लेनी पड़ेंगी आपको। और ये 2 रेटिंग जो आप लेते हो, इनमें से जो इश्यूएंस है शैल बी फॉर द लोअर ऑफ द टू अमाउंट्स फॉर विच रेटिंग्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब जिनमें से दोनों रेटिंग में अगर आपकी एक तो सिमिलर नहीं आती रेटिंग, एक ने कह दिया कि ये आई है, एक ने ये आए, तो जो लोअर है, जो वर्स्ट रेटिंग है, वो आपके लिए अप्लाई वहां पर हो जाएगी। और दोनों रेटिंग अगर सेम होती हैं तो दोनों में वही रेटिंग मानी जाएगी, जो यहां पर आपका दोनों में कम अमाउंट की रेटिंग होगी, वही की रेटिंग यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। सीपी जो है वो इश्यू किया जाता है फॉर मैच्योरिटी बिटवीन 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर, वही मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है, मान लीजिए रेटिंग ले ली गई है, तो रेटिंग की जितना टेन्योर है, मतलब रेटिंग ना ऐसा नहीं होता जिंदगी भर की अप्लाई होती है, रेटिंग एजेंसी बताती है कि रेटिंग 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 18 महीने के लिए। तो जब तक, वैसे तो 1 साल के लिए तो है ही, ये इंस्ट्रूमेंट ही 1 साल के लिए, तो रेटिंग मान लीजिए उसने 6 महीने के दे दी, तो 6 महीने ही उसका टेन्योर रहेगा, फिर वो 1 साल टेन्योर नहीं होगा। जितने टाइम के लिए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, आपको रेटिंग दिया, उतने टाइम के लिए आपके लिए ये टेन्योर अवेलेबल रहेगा, उससे ज्यादा का टेन्योर नहीं रहेगा। एफआई कैन इश्यू सीपी विद इन द ओवरऑल अम्ब्रेला लिमिट बाय द आरबीआई ने जो भी लिमिट कह रखी है, इसके लिए टर्म मनी बोरिंग्स, टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ द कंपनी नेट ओन फंड। कोई भी कंपनी के जो नेट ओन फंड है उससे 100% अमाउंट से ज्यादा के सीपी आप जारी नहीं कर सकते हो। ये कंडीशन यहां पर दे रखी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर से संबंधित। मे बी इश्यूड, किनको इश्यू किए जा सकते हैं, यानी बोरोवर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती है जो रजिस्टर्ड है एज एनआरआई एफआईआई के रूप में। ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब इसमें एलिजिबल होते हैं और इनको भी डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है। और सेम जैसे सीपीसीडी को भी ऐसे इश्यू किया जाता है, आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, इश्यूड एट डिस्काउंट। और बायबैक इसमें है 30 दिन का। जो सीडी था उसके अंदर बायबैक का 7 दिन का पीरियड था, सीपी में बायबैक का पीरियड 30 दिन का है यहां पर आपका, 30 दिन के अंदर अंदर। और ये डिस्काउंट पे आपके जारी किए जाते हैं। तो लेंडर, बोरोवर, वही चीज फिर से बताऊंगा, एलिजिबिलिटी, लेंडर कौन है, बोरोवर कौन है, टेन्योर कितना है, कितनी मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, वो सब यहां पर आपको बता रखी है। ये भी यहां पर आपके जारी किए जाते हैं आपका सीपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीपी का फंडा। आई होप सो कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके है सब कुछ। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। चलो, मिनिमम मैक्सिमम डेट मैंने बता दी है मिंक। ठीक है, रेपो, अगली टर्म आती है रेपो की। रेपो, सर रेपो यहां कहां आ गया रेपो? सर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो पढ़ते हैं ना, रेपो ये यहां कहां आ गया रेपो? ट्राई पार्टी रेपो, सर ये कौन सी चीज आ गई, है ना। चलो इसको पढ़ाते हैं। देखो वैसे तो रेपो जो टर्म है ये समझने वाली टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, क्योंकि हम जब भी रेपो का जिक्र करते हैं तो हम मॉनेटरी पॉलिसी हमें याद आ जाती है। जब भी मैं रेपो रेट नाम लूंगा तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद आ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर याद नहीं करते हैं, यहां पर रेपो को हम मॉनेटरी पॉलिसी से बियॉन्ड भी देखते हैं। आपको क्या लगता है केवल और केवल रेपो जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई हक है, कोई आरबीआई का हक है उसके ऊपर? नहीं। रेपो एक जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन है। रेपो कोई ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही अथॉरिटी है। रेपो का पूरा नाम होता है रीपरचेज ट्रांजैक्शन। रीपरचेज ट्रांजैक्शन रेपो को कहते हैं। रेपो किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच की एक ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठाती है, ठीक है, लेती है, उसके बदले में उसको ब्याज देती है। लेकिन इसके अलावा जब एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ए ऑर्गेनाइजेशन ने बी से पैसा उठाया, बी ने यहां पर फंड्स दिए, ए को दिए, तो जो बी ने ए को फंड्स दिए हैं यानी कि ए ने बी से लोन लिया है, तो ए जो है उस फंड्स को लेने के बदले में इस बी को कुछ सिक्योरिटीज देता है। सिक्योरिटीज कौन सी भला? गिरवी रखेगा ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में। भाई साहब लोन लिया है, पैसा ले रहे हो मेरे से, तो गिरवी तो रखूंगा।
तो ये ए जो है, इसके द्वारा जो पैसा दिया गया है उसके बदले में इसको गिरवी रखता है चीजें, और उसी को यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें एलिजिबल होते हैं, जो आप यहां पर गिरवी रख सकते हो और उसके बदले में आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन हुई, सिंगल लेग इसको बोलते हैं, वन लेग हुई, एक साइड एक ट्रांजेक्शन हुई। अब यहां पर जब ये पूरी पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि ए के पास वो समय खत्म हो चुका है जितने समय के लिए इसने पैसा उठाया था, ए क्या करेगा, ए जो है वो पैसा अपना वापस दे देगा बी को जो उसने उससे लिया था, और उससे जो उसको उसने सिक्योरिटी सौंपी थी, गिरवी रखी थी जो सामान, उसको दोबारा से अपने पास रख लेगा, जो कि ऑब्वियस है, उसका हक भी बनता है, वो वापस ले लेगा। अब क्या हुआ यहां पर, अब बेसिकली हमने इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से देखा है कि ये एक दूसरे के साथ लोन की ट्रांजैक्शन हुई है, जबकि एक प्रकार से लोन की ट्रांजैक्शन मैं कम कहूंगा, ये ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की। परचेज की कैसे, एक और पॉइंट सुन लो, एक और तरीके से हम इसको जान लो कि ए ने यहां पर बी से पैसा लिया, क्या किया उसने, उसको सिक्योरिटी दे दी, उसके बदले पैसा ले लिया, यानी मैंने सिक्योरिटी बेच दी और बी से मैंने खरीद ली, बी से मैंने पैसा दे दिया। मैंने आपको सिक्योरिटीज दे दी, मैंने आपको सिक्योरिटीज बेची है, आपने मुझसे परचेज की है, और आपने कोई चीज परचेज करो तो मुझे पैसा दोगे ना, आपने मुझे पैसा दे दिया, और जब मेरे पास वो पैसा हो गया पूरा सफिशिएंट हो गया, मैंने वो पैसा आपको वापस दे दिया, मैंने आपसे मेरी सिक्योरिटी जो आपको मैंने पहले दी थी वो मैंने आपसे परचेज कर ली। तो जो चीज आपने मुझसे परचेज की थी, उसी चीज को मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, दैट इज अ रीपरचेज। इसी को रेपो कहते हैं, इसी को रीपरचेज कहते हैं, इसी को रेपो कहते हैं। दिस इज अ रेपो ट्रांजेक्शन, दिस इज द रेपो थिंग। ठीक है, और बीच में जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की गई है, जो पैसा उठाया गया है, उस पैसे में ब्याज भी मिल जाता है, और उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। समझे, रेपो का ये फंडा होता है। रेपो में ट्रांजैक्शन जो है सेल परचेज की होती है, ना कि लोन की होती है। सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, इसलिए इसको रीपरचेज बोलते हैं, यानी कि जो चीज आपने परचेज की है उसको दोबारा से परचेज करना, रीपरचेज। और इसमें एक और टर्म होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो, अब मान लीजिए मैं आपके साथ रेपो कर रहा हूं दूसरे पर्सन के लिए, वो रिवर्स रेपो ही तो हुआ। रिवर्स रेपो में यही तो समझते हैं हम कि भाई साहब उस पर्सन ने, जो पर्सन पहले मेरे से पैसा उठा रहा था, मान लीजिए ए पर्सन जो है वो पैसा उठा रहा था, पैसा ले रहा था पहले, अब रिवर्स रेपो में क्या होगा, बी पर्सन पैसा उठा रहा है। तो अगर ए के पॉइंट से ये ट्रांजेक्शन रेपो है, तो बी के पॉइंट से ये ट्रांजेक्शन रिवर्स रेपो तो हुई, और क्या हुआ, सेम ही तो चीज है। व्यक्ति बदल गए, रोल बदल गए। ए के हिसाब से मैंने रीपरचेज किया, और बी के हिसाब से उसी चीज को रिवर्स किया गया है। ए ने पैसा उठाया है, बी ने पैसा दिया, और बी के पॉइंट से देखो बी के पैसा दे रहा है उसको, बी के पास पैसा है, सरप्लस है, ले भाई ले ले, और जिस रेट पे देगा वो रिवर्स रेपो। एक के लिए रेपो है, दूसरे के लिए रिवर्स रेपो है, बस ये फर्क है रेपो रिवर्स रेपो में, नथिंग एल्स। ठीक है, आई होप सो कि रेपो का बेसिक जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, रेपो रिवर्स रेपो का। इसको डिटेल में हम जरूर मॉनेटरी पॉलिसी में दोबारा से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसको हम आरबीआई के पॉइंट से थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉर्मल सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। इसको अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, समझ में आता है जो लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड लेग, फर्स्ट लेग सब लिखा हुआ है, मैंने जो जो चीज बोली है एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, बस वो थोड़ा सा टेक्निकल भाषाओं में लिखा हुआ और कुछ नहीं है। रेपो, ये देखो रिवर्स रेपो का भी लिखा हुआ है, दैट इज द involves the buying of the security and lending of short-term surplus in first leg and selling the security at a pre-demand rate in second leg. Automatically, therefore, repo transaction for one counterparty becomes a reverse repo transaction for the other party. ठीक है, ओके। इस टॉपिक को दोबारा से करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी में, डोंट वरी। ठीक है, तब हम दोबारा से डिस्कस इसको डिटेल में करेंगे। एक आता है ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो में बेसिकली होता है कि कोई एक तीसरी पार्टी आ गई, एजेंट आ गया, कि मतलब बीच में एक तो होगी दो पर्सन, मैं और आप दोनों ने रीपरचेज एग्रीमेंट कर लिया, एक कोई और पर्सन आ गया, जो पर्सन यहां पर हमारा मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है, जो हमारे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ऑब्वियस है, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे आप डायरेक्टली मिल जाओ, है ना, कि आपको पैसा चाहिए, कोई एक पर्सन बीच में, अगर मीडिएटर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, तो उसको हम ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं। दैट इज अ ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम is a type of repo contract where a third entity apart from the borrower lender called the tri-party act as an intermediary between the two parties to the repo to facilitate the service like the collateral selection. collateral का मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी गई उसको हम collateral कहेंगे,
पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एंटायर ट्रांजेक्शन 2017 में इसको शुरू की गई थी। ये यहाँ पर ट्राई पार्टी रेपो इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये ट्राई पार्टी रेपो के रूप में काम करता है। एलिजिबिलिटी क्या है ट्राई पार्टी बनने का, यहां पर लिखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इनकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ होनी चाहिए, ये नॉर्मल सी चीज है। इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में, कस्टडी क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस का, कस्टडी क्लियरिंग का सेटलमेंट सिस्टम हम सारा पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्लियरिंग वगैरह का होता है। इंडिया में फिलहाल 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्राई पार्टी रेपो का काम करती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएससी। ये दोनों यहां पर आपकी 2 अप्रूव्ड ट्राई पार्टी एजेंट्स हैं जो कि यहां पर काम कर रही है ट्राई पार्टी का। ये यहां पर जो जिसको पैसा चाहिए रेपो के तहत तो जो पैसा देने के लिए एलिजिबल है, सरप्लस है, उन दोनों को मिलवाता है सीसीएल और एनएससी, ठीक है, ट्राई पार्टी रेपो के रूप में। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो आपके एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट चीजें हैं वो मैंने सब आपको करवा दी हैं। इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट से जानना आपके लिए जरूरी है और आई होप सो कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था और शॉर्ट टर्म पर्पज से जो कि चीजें इस्तेमाल की जाती है, जो चीजें आपके लिए काम आती हैं, एलिजिबिलिटी, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, लेंडर, बोरोवर, अमाउंट, ये फोकस करना इन चीजों से। इन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। चलो सेशन को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से कल, है ना, इसी वक्त मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।